मैं राजा चौधरी ठकुरला स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा स्टडी का पार्ट है वह है आईसीएसई बोर्ड की 7th क्लास की बुक का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि शुरू होता है सेल से। दोस्तों, सेल को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत प्लांट और एनिमल दोनों ही शामिल होते हैं, और ये जो प्लांट और एनिमल होते हैं दोनों ही बहुत ही माइन्यूट सेल से मिलकर के बने होते हैं। ये जो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। हम जो भी कोई भी जितना भी बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें, जैसे कि एलिफेंट हो या बनियान ट्री हो, ये सब के सब बहुत ही माइन्यूट सेल से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कहा जाता है। इसको दोस्तों सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ ही नहीं, बल्कि इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट एंड एनिमल मतलब के बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब माइन्यूट सेल से मिलकर के बने होते हैं। छोटे छोटी संरचनाओं से एक बड़ी संरचना का निर्माण होता है, इसीलिए इसे स्ट्रक्चरली कहा जाता है। फंक्शनली की अगर हम बात करें, हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनके अंतर्गत सेल की अहम भूमिका होती है। इन दोनों के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और जो हमारी सेल होती है इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे ब्लॉक से एक बड़ी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिससे कि लाइफ आती है। अगर हम सेल की स्टडी स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए सेल की डिस्कवरी कब होती है। दोस्तों, सेल की जो डिस्कवरी है वो सीधी जुड़ी हुई है माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट से। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो डेवलप था वह एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1632 से 1723 के तहत किया जाता है। ये जो था इसमें सिंगल वाई कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया गया था, और इसके माध्यम से जो सबसे पहला जो ब्लड सेल देखी गई थी वह फुट वेब ऑफ फ्रॉग में देखी गई थी, लेकिन इन्होंने इसका नाम सेल नहीं दिया। सबसे पहले जो सेल जो वर्ड है जो इंट्रोड्यूस किया वह रॉबर्ट हुक ने 1660 में किया। दरअसल इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया जिसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अंतर्गत डिफरेंट ऑब्जेक्टिव का 2 लेंस यूज़ किए गए। इसके माध्यम से इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा, और ये जो सेल देखी गई थी ये देखी गई थी डेड कॉर्क के अंदर। और दोस्तों सेकंड इसके बाद जो आता है, इन्होंने ही सबसे पहले सेल वर्ड को इंट्रोड्यूस भी किया। अब यहाँ पर आता है कि ये जो सेल है ये एक लैटिन शब्द से आता है जिसे हम कहते हैं सेला, जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब सेल का जो एक लिविंग पोर्शन है, जैसे कि हम मान के चलते हैं सेल है, इसके जो लिविंग पोर्शन है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, नंबर 1 साइटोप्लाज्म, नंबर 2 न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस के बीच का जो भाग है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो इसके बीच का जो भाग होता है सेल का उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अगर हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला दें तो हम इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम सेल के टाइप्स की बात करें, इसको डिवाइड किया जा सकता है नंबर्स के आधार पर, शेप एंड साइज के आधार पर। अगर हम नंबर्स के आधार पर पहले बात करते हैं तो इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 है यूनिसेलुलर और नंबर 2 है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके अंतर्गत मात्र एक ही सेल है, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, अमोएबा, पैरामीशियम और कैल्माडोमोनास। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जिसके अंतर्गत अनेकों यानी कि मैनी सेल्ड होती हैं, और इसके अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमंस हैं, रोज है, हाइड्रा है, अर्थवॉर्म है, लॉइन, डियर, ह्यूमंस, ईटीसी इसके अंतर्गत
आते हैं। अब बात करते हैं शेप के आधार पर सेल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर हम उसे कहते हैं जिसका जो शेप है वह लगातार बदलती रहती है, जैसे कि अमीबा। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो अमीबा है ये अपने स्ट्रक्चर को बदलता रहता है, जैसे कि फूड खाना खाने के समय अपने स्ट्रक्चर को बदलता है। ये एक सिंगल सेल होती है, जैसा कि हम जानते हैं अमीबा एक सिंगल सेल होता है और यह अपनी स्ट्रक्चर को लगातार बदलता रहता है। और सेकंड है ओवल। ओवल ओवल में काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कैल्माडोमोनास। ये जो होता है एक एग की शेप में होता है, अनएक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये वाटर में रहता है, सिंगल सेल्ड होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल ही होता है। और ये जो रेड ब्लड सेल होता है वह भी एक ओवल शेप की होती है। नेक्स्ट है ओब्लोंग। ओब्लोंग जो होता है जैसा कि पैरामीशियम, ये जो पाया जाता है स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुके हुए पानी में पाया जाता है, ये भी सिंगल सेल्ड होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, ये पैरामीशियम है। ये एक थोड़ी सी लंबी संरचना है कंपैरेटिवली अमोबा और कैल्माडोमोनास के कंपेयर में। लेकिन अगर हम बात करें इलोंगेटेड की अगर बात की जाए तो यह पैरामीशियम से भी लंबी संरचना होती है। इसमें एक एग्जाम्पल है मसल सेल का। इससे नेक्स्ट आता है वेरी लॉन्ग सेल्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नर्वस सेल का। नर्वस सेल जो है सबसे लॉन्ग सेल मानी जाती है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सूचनाओं का आदान प्रदान का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाओं को यानी कि इंफॉर्मेशन को पहुंचाती है। नेक्स्ट है क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर शेप हम किसे कहते हैं। देखो, क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर शेप के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है लीफ का। लीफ जो होती है ये इसी स्ट्रक्चर से संबंधित होती है। अगर हम साइज के आधार पर बात करें तो इसमें 3 चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। एक होती है सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सेकंड लॉन्गेस्ट और थर्ड होती है लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वो बैक्टीरिया है और जो लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल होती है और जो लार्जेस्ट सेल जो होती है वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें, सेल थ्योरी हम किसे कहते हैं। देखो, जो सेल थ्योरी होती है इसके अंतर्गत इसे 3 साइंटिस्ट ने सामने रखा और वो 3 साइंटिस्ट कौन है उनको हम आगे समझेंगे। सबसे पहले ये जाने कि जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वह अनेकों एक या एक से अधिक सेल से मिलकर के बना होता है। इसका मतलब ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वह सेल से बनकर मिलकर ही बनेगा। दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। और ये जो सेल होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ये एक स्ट्रक्चर बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और ये फंक्शन जो करते हैं ऑर्गन्स, लिविंग ऑर्गन्स, वो भी सेल के द्वारा ही होते हैं। और जो वर्तमान में जो सेल है वह प्री एग्जिस्टिंग सेल का परिणाम होती है। जो हमने बात करी 3 साइंटिस्ट जो थे उनका कंट्रीब्यूट था सेल थ्योरी में। एक थे जर्मन बोटनिस्ट मैथिसियास जैकब। 1838 में इन्होंने थ्योरी दी एवरी प्लांट मेड अप ऑफ नंबरियस सेल ईच ऑफ विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मतलब कि जो हमारा प्लांट होते हैं उनके अंतर्गत अनेकों सेल होती हैं और उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, अनेकों परफॉर्म किए जाते हैं। सेकंड साइंटिस्ट जो हैं जर्मन जूलॉजिस्ट थे थियोडोर, जिन्होंने 1839 में अपनी थ्योरी को कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म एंड द आउटर मेम्ब्रेन एज वेल। इन्होंने कहा कि साइटोप्लाज्म के बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। और ही डिक्लेयर्ड दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच सर्व एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। नेक्स्ट आता है रुडोल्फ 1858 में एडेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। एवरी लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स बोथ इज मेड अप ऑफ सेल। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, प्रत्येक जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है यह सेल से मिलकर के बना होता है। सेल जो होता है ये इसको एक शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है।
अब बात आती है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ही क्यों कहा जाता है? अगर दोस्तों अगर हम प्लांट की बात करते हैं, देखो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। इनकी जो डीप स्टडी है अलग अलग चैप्टर के माध्यम से होगी, क्योंकि जो प्लांट का एब्जॉर्बेशन है वाटर मिनरल्स, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। फिलहाल हमें सिर्फ इतना समझना है, जो एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर एंड मिनरल्स एक प्लांट अपनी रूट्स के माध्यम से करता है। और ये जो रूट्स होती हैं ये एक सेल होती हैं, रूट्स एक सेल होती हैं। अगर ये डाई हो जाती हैं किसी भी रीजन, इफ़ एनी रीजन, सो प्लांट जो है वह भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। देखो प्रिपरेशन, जो फूड, जो प्लांट है जो प्रिपरेशन करता है फूड की, उसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट भी होता है, और वो भी एक प्रकार से सेल को कंटेन करता है। और ये लीव के अंदर होता है, जो कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, और इस पूरे फिनोमिना को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें, यह मूवमेंट करते हैं मसल सेल के माध्यम से। अगर हम डाइजेशन की बात करें, इसमें भी तमाम एंजाइम एंड स्लेवरियों का प्रयोग किया जाता है। रिलीज ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी को भी अगर रिलीज किया जाता है ह्यूमन के द्वारा, इसमें भी जो मसल सेल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नर्वस सेल के माध्यम से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है, तो आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर लिखें। प्लांट के अंदर जैसे कि एब्जॉर्ब किया जाता है, एक रूट सेल होती है और एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि कई प्रकार के सेल्स को कंटेन करता है। अब ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो एनर्जी को रिलीज करने की बात हो, या फिर वह डाइजेशन की बात हो, मूवमेंट की बात हो, इनमें किस प्रकार से सेल का इस्तेमाल हो रहा है, ये आप अपनी एग्जाम में पेन से लिखने का प्रयास करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें तो इसके 3 एसेंशियल बेसिक पार्ट होते हैं, जिसमें कि एक आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन होता है, नंबर 2 साइटोप्लाज्म होता है, और नंबर 3 होता है न्यूक्लियस। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दोस्तों ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यह प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाया जाता है। यह सेल के चारों तरफ पाया जाता है, उसके सराउंडेड पाया जाता है, और ये बहुत ही पतला होता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लिविंग स्ट्रक्चर होता है, और ये एक सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल का मतलब ये बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों को ही एंटर करने की परमिशन देता है, सबको परमिशन एंटर करने की नहीं देता है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। ओनली द प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल आउटसाइड इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। ये सेलुलोज की बनी होती है और केवल प्लांट में ही पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये एक प्रकार से प्लांट को शेप देती है, रिजिडिटी देती है। शेप एंड रिजिडिटी का मतलब होता है कि उसको कठोरता प्रदान करती है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर था, ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग अगेंस्ट एज वेल एज, ये एक प्रकार से देखा जाए तो उसको बीमारियों से सुरक्षा यानी कि डिजीज से सुरक्षा करता है। ये एक फ्रीली परमेबल होता है, जैसे कि हमने जाना सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल होता है, ये कंप्लीटली परमेबल होता है। एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल्स, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है। दोस्तों सेकंड जो बेसिक असेंशियल पार्ट है सेल का वो होता है साइटोप्लाज्म। ये सेमी लिक्विड होता है और इसके अंतर्गत कई अनेकों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनकी हम स्टडी आगे करेंगे। और इससे अगली जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर है सेल के अंदर। एक प्रकार से अगर देखा जाए, आप इस स्ट्रक्चर में देखें न्यूक्लियस कौन सा पार्ट है, ये है एक तरफ प्लांट सेल है, एक तरफ एनिमल सेल है, और दोनों के जो बीच में जो पाया जा रहा है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोस पाया जाता है। एक खास बात न्यूक्लियस की ये होती है कि न्यूक्लियस के अंदर ही एक क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं, जो कि डीएनए जो होता है क्रोमेटिन से जुड़ा हुआ पाया जाता है, जो कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में सेल डिवीज़न तब होता है तो एक सेल से दूसरी सेल में एंटर करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो न्यूक्लियस ही एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके माध्यम से जो हेरिडिटी है वह एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन कैरी की जाती है।
तो ये खास बातें हैं जो कि न्यूक्लियस के बारे में है। इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इतना ही नहीं है बल्कि ये रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। मैंने आपसे चर्चा की इट्स कंटेन अ जीन विच डिटरमाइन हेरिडिटी ऑफ द ऑर्गन्स। और नेक्स्ट आता है हमारा, जैसा कि हमने जाना, ये एक स्ट्रक्चर है सेल न्यूक्लियस का। इसके अंतर्गत जो आप डार्क बॉडी देख रहे हैं इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो आप क्रोमोजोम्स यहाँ लिखा देख रहे हैं, ये जो क्रोमोजोम्स की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और क्रोमेटिन नेटवर्क है जो कि डीएनए के साथ पाया जाता है, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो हेरिडिटी को तय करता है। ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं इनकी संख्या डिसाइड होती है, पहले से ही तय होती है, और यही तय करते हैं स्पीसीज की आकृति को, उसकी शेप एंड साइज को और उसके संरचनाओं को। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, पेयर के फॉर्म में यह 23 हो जाते हैं। अगर हम बात करें इससे आगे चल करके क्या होता है कि और बेहतरीन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की खोज कर ली जाती है। उसके माध्यम से ये जो साइटोप्लाज्म है, जो कि साइटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच के हिस्से को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन आगे चल करके इसके अंतर्गत अनेकों पार्ट्स की खोज कर ली जाती है, जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है और सेंट्रोसोम है, प्लास्टिड है। ऐसे अनेकों स्ट्रक्चर की खोज कर ली जाती है। दोस्तों, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ये एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का संचालन करता है। और ये जो राइबोसोम होता है यह एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ पाया जाता है और यह प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ये जो राइबोसोम होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ तो पाया ही जाता है, लेकिन इनसे फ्रीली भी पाया जाता है। मुख्यतः जो इसका काम होता है वह प्रोटीन का सिंथेसाइज करना होता है। नेक्स्ट जो हमारी जो पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक प्रकार से देखा जाए तो यह पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन करके एक एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी मतलब एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसकी नीड हमारी बॉडी को होती है, और ये इसे अवेलेबल कराने का जो कार्य करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन के माध्यम से। नेक्स्ट होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के अंतर्गत कुछ हमें सीक्रेट्स पाए जाते हैं एंजाइम हार्मोन्स के। और जो नेक्स्ट है हमारा लाइजोम। लाइजोम जो होता है जो खराब हो चुकी कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो हमारी जो सेल्स हैं जो खराब हो चुकी हैं, एक ऐसा पार्ट है सेल के अंदर ही जो उन्हें नष्ट करने का काम करता है। ये जो सेंट्रोसोम होते हैं, हमने जाना कि जो सेंट्रोसोम होते हैं ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। ये सेल डिवीज़न को रेगुलेट करता है। प्लास्टिड जो होते हैं ये केवल प्लांट में ही पाए जाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 एम्बिलोप्लास्ट और नंबर 3 होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक ग्रीन प्लास्टिड की तरह काम करता है। यह सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है जो कि फोटोसिंथेसिस में अहम भूमिका अदा करता है। एम्बिलोप्लास्ट का मतलब होता है ये एक ऐसा पिगमेंट ग्रहण करता है जो फ्रूट्स और जो फ्लावर होते हैं उनको कलर देने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना ये कलरलेस होता है, सीड को भी ग्रहण करता है और ये स्टार्च और प्रोटीन को संग्रहित अपने पास कर लेता है। वैक्यूल्स हम किसे कहते हैं? ये जो होता है आप देख सकते हैं ये जो खाली पार्ट है प्लांट्स के अंदर इसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। ये प्लांट्स के अंदर साइज में काफ़ी बड़ा है और एनिमल के अंदर साइज में ये काफ़ी छोटा होता है। अगर आप इस डायग्राम प्लांट एंड एनिमल के डायग्राम को अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, सबसे जो प्लांट के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के इनर साइड में होती है सेल मेम्ब्रेन। अब ये देखो अब एनिमल के अंदर सेल वॉल तो नहीं पाई जाएगी, सीधे सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। न्यूक्लियस दोनों के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस दोनों के अंदर पाया जाता है, ईआर दोनों के अंदर पाया जाता है, गोल्जी बॉडी दोनों के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी
पाया जाता है। प्लास्टिड केवल प्लांट के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वह दोनों के अंदर है और वैक्यूलम दोनों के अंदर, लेकिन साइज का अंतर होता है। क्लोरोप्लास्ट चूंकि ये एक प्लास्टिड के अंतर्गत पाया जाता है तो केवल यह प्लांट की विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेल डिवीजन और नीड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। देखो सेल डिवीजन की हमें क्यों ज़रूरत होती है? देखो फॉर ग्रोथ के लिए। अब मान के चलें जाइगोट से जो एक लाइफ होती है, अब जाइगोट तो एक सिंगल सेल होती है, अब लगातार इसमें ये अनेकों सेल का निर्माण करती जाती है तो ग्रोथ होती है, तो लाइफ पैदा होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सेल की एक अपनी आयु होती है बॉडी के अंदर, तो पुरानी सेल को न्यू सेल रिप्लेस करती हैं। अगर हमें चोट वगैरह लग जाती है, उस घाव को भरने के लिए भी ज़रूरी है सेल की ग्रोथ का होना। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के क्षेत्र में, रिप्रोडक्शन के लिए एक होता है टेस्टिस ओवरी, इसके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है जो कि एक सिंगल सेल होती है और इसकी भूमिका फर्टिलाइजेशन में इस प्रकार से होती है। यह है समरी इसकी। समरी के अंतर्गत हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल कुड बी पॉसिबल ओनली बाय द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। जो हमारी सेल की जो डिस्कवरी है वो माइक्रोस्कोप की खोज से पॉसिबल हुई। अर्लियर माइक्रोस्कोप वर सिंपल विद ओनली वन मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग पावर वाज लो। रॉबर्ट हुक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जिसमें 2 लेंस थे। सेल नॉट ओनली डिफर इन देयर साइज बट आल्सो इन देयर शेप। 3 साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने कि ये थ्योरी प्रस्तुत की, उनकी थ्योरी के अंतर्गत एक जो हमारे लिविंग ऑर्गन्स होते हैं वो एक या अनेकों सेल से मिलकर बने होते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल seen under compound microscope enable plant cells। so 3 basic part, the cell membrane, the cytoplasm and nucleus। यानी कि जो सेल का जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन होता है तो दूसरा साइटोप्लाज्म होता है और तीसरा न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल हैव इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन एज आउटर सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल का जो आउटर सेल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। साइटोप्लाज्म इज लिविंग पोर्शन सेल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक के बीच के भाग को साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है सेल का। रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल एंड प्लेज इंपोर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन। The development of better microscope, especially electron microscope, revealed the presence of tiny structure of the cytoplasm, the organelles। दोस्तों जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहायता से साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी खोज होती है। Organelles are concerned with specific functions. The main organelles are, अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विच फॉर्म द सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। राइबोसोम विच सिंथेसाइज प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल चूंकि यह एटीपी का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी आर एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। ये प्रोडक्शन करता है एंजाइम और हार्मोन का गोल्जी बॉडी। लाइसोम जो होता है चूंकि हम चर्चा कर चुके हैं, ये खराब हुई कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। सेल डिवीजन नीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल फॉर ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर ऑफ द डेड सेल। तो यह रिव्यू यानी कि क्वेश्चंस के लिए है। ये क्वेश्चंस की आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, जैसे कि नेम द साइंटिस्ट हूँ इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। फर्स्ट माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? वो तो पहले ल्यूवेनहॉक ही थे, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। हु कॉइन्ड द टर्म सेल। सेल का सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति जो थे वह रॉबर्ट हुक थे। अ सिंगल सेल्ड इरेगुलेटरी शेप ऑर्गेनिज्म कौन सी होती है? जो इरेगुलर होती है अमीबा होता है। ओवल की शेप में क्या होता है? कैलमोडोमोनास होता है। रेड ब्लड सेल भी इसके अंतर्गत आती है। सिंगल सेल्ड फाउंड इन द स्टेनेंट वाटर जो होता है वह हमारा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व करें और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।